नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत कुमार रंजन। मैं आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। जनरल साइंस हर एक जनरल कंपटीशन में अच्छा खासा वेटेज रखता है। यदि अभी मैं बात करूँ तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स झारखंड सीजीएल में आपके 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहेंगे। 20 क्वेश्चन दैट मीन्स 60 मार्क्स के। तो आप समझ सकते हो 60 मार्क्स अच्छा खासा वेटेज इस एग्ज़ाम में रखेगा। इसलिए जनरल साइंस को अपन लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और यदि बात करें एक्साइज कांस्टेबल की, तो एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन दैट मीन्स 60 मार्क्स। तो हम लोग इसको भी नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये अच्छा खासा वेटेज रखने वाला है, ठीक है ना। तो जनरल साइंस की यदि बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट को हम लोग सिस्टमैटिक पढ़ते चलेंगे और ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके कितने आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अच्छा खासा वेटेज रहेगा। तो हम लोगों को मेहनत भी सिस्टमैटिक करनी है, बेहतर तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सब चीज़ यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें और करना चाहूँगा। थोड़ी सी बात ये, मैं झारखंड सीजीएल के बारे में बात करूँ तो इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका होगा जो कि होगा हिंदी इंग्लिश का, जो जस्ट क्वालिफाइंग होगा। सेकंड पेपर आपका जो होगा वो आप जो भाषा चूज़ किए होंगे उसका होगा। जैसे कि कोई खोरठा चूज किए होंगे, कोई संथाली चूज किए होंगे, कोई नागपुरी चूज किए होंगे, तो उसका एग्ज़ाम होगा पेपर 2 में। और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस आएगा, जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को इसी तरह से मेहनत करना है कि उसमें 20 क्वेश्चन में हमारे 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जामिनेशन में। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यदि आप लोग स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस चैनल को हमेशा फॉलो करेंगे और स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइंस का आपका पूरा पूरा PDF नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर आपको एक माइनर सा फी में प्रोवाइड करा जाएगा। और जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो कंटेंट इतना बेहतर है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ये इतना बेहतर तरीके से तैयार किया गया है, इस पर अच्छी खासी मेहनत करी गई है। और एक माइनर सा फी में तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ इसमें कटौती करी गई होगी, कुछ बार्गेनिंग करी गई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो क्वालिटी रहेगी आपकी जनरल साइंस की, इसमें ये क्वालिटी में आपकी थोड़ी सी भी कोताही नहीं करी जा रही है। आपको क्वालिटी भर भर के दिया जा रहा है, इसमें कोई प्रकार का कोताही नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जनरल साइंस की यदि बात करूँ तो आज यहाँ पे अपन लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले। तो फिजिक्स की यदि बात करूँ तो फिजिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स कहते किसको हैं, तो सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर और एनर्जी के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, या तो हिंदी में भौतिकी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल आता है कि मैटर और एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक है ना। इसी को हिंदी में मैंने लिख दिया है द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच का संबंधों का अध्ययन, ठीक है ना। तो आपको ये बखूबी समझ में आ रही होगी कि ये जो
फिजिक्स शब्द को जो अपन लोग डिफाइन कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं कि हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच के संबंधों की अध्ययन को ही हम क्या कह रहे हैं, भौतिकी कह रहे हैं या तो फिजिक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने दो शब्द आते हैं, दो शब्द ये आते हैं, एक आता है हमारा मैटर और एक आता है हमारा एनर्जी। ये दोनों शब्द को हम लोग क्लियरली समझेंगे। ये मतलब क्या है, मैटर और एनर्जी है क्या चीज़, इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे यदि अपन ध्यान से समझें मैटर और एनर्जी को, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैटर मतलब द्रव्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब देखिए मैटर की यदि बात करूँ तो मैटर जैसे कि एक पेन ले लीजिए, यदि हमारे हाथ में पेन है तो ये क्या है, मैटर है, सबस्टांस है, मतलब पदार्थ है। मतलब ये क्या करता है, हमेशा कहीं पे भी इसको रखिए ये अपना एक स्थान को घेरेगा, मतलब ऑक्यूपाई, एक स्पेस कवर करेगा। क्या करेगा, स्पेस कवर करेगा, स्थान घेरेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, स्थान घेरेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है ना। और इसकी एक द्रव्यमान भी होगी, मतलब मास भी होगा इसका। ठीक है ना। तो मैटर की कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। क्या है कि ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कहीं पे भी रखिए तो वहां पे एक जगह घूम घेरेगा ये अपना, प्लस में इसकी क्या होगी, मास होगी, मतलब द्रव्यमान होगा। ठीक है ना। और दूसरी बात यदि देखें यहाँ पे तो इनर्शिया के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है ना। इनर्शिया आप जानते हो, जड़त्व है ना, जड़त्व का गुण। ठीक है ना। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है ना। ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही। तो मैटर की कॉन्सेप्ट क्या आई हमारे सामने कि ये स्थान घिरेगा और ये मास, इसमें क्या होगी, मास होगी इसकी, एक कुछ ना कुछ तो मास होगी, द्रव्यमान तो होगा ही। अब यही चीज को यदि हम समझें ध्यानपूर्वक, एनर्जी को, ऊर्जा को, तो ऊर्जा क्या होता है कि ये स्थान नहीं घेरता, डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस कवर नहीं करता। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझें इसको अपन लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझेंगे तो जैसे अभी नाइट हो गया, तो नाइट हो गई तो अपन रूम में आते हैं, लाइट का स्विच देते हैं तो पूरी रूम में प्रकाश फैल जाता है, मतलब लाइट फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइट आके हमारा चेयर पे बैठ गया, वो लाइट आके हमारा टेबल पे आके जगह घेर लिया। अब उस टेबल पे हम कुछ नहीं रख पा रहे हैं, या तो उस चेयर पे अब हम अपन आके नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। वो स्थान नहीं घेरता, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है ना। और दूसरी बात, इसकी मास नहीं होती, नेग्लिजिबल, मैंने इसलिए लिख दिया है मास नेग्लिजिबल। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मास इसकी नहीं होती, मास नेग्लिजिबल, डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें। ठीक है ना। चलिए, तो ये एनर्जी और मैटर का कॉन्सेप्ट होता है। मैटर मतलब सबस्टांस, पदार्थ या तो द्रव्य, इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों बात आपको क्लियर समझ में आई, मैटर और एनर्जी की कॉन्सेप्ट। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि देखिए नेचर, यदि फिजिक्स की यदि बात करूं तो फिजिक्स जो है वो फिजिक्स शब्द से बना है। ठीक है ना। और फिजिक्स मतलब होता है हमारा नेचर दो तरह से नेचर हमको दिखता है, एक तो हमारा विजिबल होता है, एक हमारा इनविजिबल होता है। तो विजिबल में वही चीज़ जो अभी मैटर के बारे में बात कर रहा था, तो सबस्टांस, मैटर ये विजिबल होते हैं, और एनर्जी इनविजिबल होता है। एनर्जी अपन को दिखता नहीं लेकिन होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी रिलेशन देखेंगे मैटर और एनर्जी के बीच में। तो मैटर और एनर्जी के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन अपन लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बताया है। ये बताया कि मैटर को हम एनर्जी में और एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस बात को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ही बताया था। ठीक है ना। मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बताया। ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने जब दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे थे तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन दिया, जो कि बहुत फेमस इक्वेशन हुआ वो,
E इक्वल टू mc²। ठीक है ना। जहाँ पे यदि अपन यहाँ पे देखें E इक्वल टू mc² के कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे ध्यान से यदि अपन देखें E इक्वल टू mc², तो E यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी, और m क्या हो जाता है हमारा, मास, और c हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अपन का जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो थ्योरी अपन को मिला, इस थ्योरी को अपन ने क्या नाम दिया, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है ना। मतलब मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ रही। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है ना। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि c का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम मीडियम। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे अब बात आती है हमारे सामने कि यहाँ तक तो हम लोग जान रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसको मेजर किन्होंने किया था, है ना, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किन्होंने किया था, तो स्पीड ऑफ लाइट को जो मेजर करने वाले थे उनका जो नाम था, उनका नाम था ओले रोमर, है ना। इन्होंने मेजर किया था। देखिए, ओले रोमर साहब ने मेजर किया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो अभी तक यहाँ जो बात समझ में आई अपन लोगों को, ये क्या समझ में आया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन्होंने दिया है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया है। और इसमें एक बहुत फेमस इक्वेशन इन्होंने दिया, E इक्वल टू mc²। ठीक है ना। यदि मैं किसी मास को लाइट के बराबर स्पीड दे दूं तो उसमें जो एनर्जी अपन को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, mc² के बराबर मिलेगी। ठीक है, यही चीज को इन्होंने बताया था। ठीक है ना। और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन आया हुआ था। ठीक है ना। जब ये चीज को इन्होंने बताया था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग तो इसको विश्वास ही नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोग तो आइंस्टाइन साहब को तो पागल तक समझ लिए थे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। जब इस पर आगे चल के अच्छी खासी रिसर्च हुई तो ये बात एकदम 110% सही निकला। तब लोगों ने बिलीव किया कि वाकई में आइंस्टाइन साहब ने सही बात बताई। ठीक है ना। और ये बात बहुत ही क्लियर हुई आगे चल के। ठीक है ना। तो आइंस्टाइन साहब ने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत। क्या दिया, सापेक्षता का सिद्धांत, है ना। ओके, तो ये आप समझ गए। ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही, सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातों को और समझेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों को, है ना। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया आपको कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर ओले रोमर साहब ने किया था। ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ी सी बात, कि आप लोग यदि साइंस का संपूर्ण तैयारी हेतु आज ही डाउनलोड करें स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, है ना, स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसका ऐप मिल जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड करिए और आप लोग यहाँ से, आप लोगों को अच्छे खासे फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए, है ना। यहाँ पे आपको लगभग विषयों का PDF नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है ना, बहुत ही यूजफुल होंगे। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बात कर लूँ जनरल साइंस की, ठीक है ना, तो जनरल साइंस की पूरी PDF नोट्स आपको मिलेगी, प्लस वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, और एक वीडियो लेक्चर एक माइनर सा फी में मिलेंगे। ठीक है ना। और ये मत समझिएगा कि यदि माइनर सा फी लिया जा रहा है
तो आपकी क्वालिटी को कम कर दी जा रही है वहाँ पे, है ना। मतलब पीडीएफ देने में, नोट्स में क्वालिटी कम कर दी जाए या वीडियो लेक्चर में क्वालिटी कम कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पे क्वालिटी भर भर के दिया जा रहा है। आपकी क्वालिटी में कोई प्रकार की कोताही नहीं की जा रही है ना। कॉन्सेप्ट में कोई प्रकार की कोताही नहीं की जा रही, ठीक है ना। चलिए, इतनी सारी बात बहुत हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे थोड़ी सी बातें अपन करें, तो जब हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के से पहले दुनिया में कौन सी थ्योरी चल रही थी? तो दुनिया में उस समय थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी चल रही थी, जो कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो इस थ्योरी को देने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था लेवोजियर। क्या नाम था इनका? लेवोजियर, ठीक है ना। इन्होंने 1789 में ये थ्योरी को दिया था और तब से यही थ्योरी चली आ रही थी। मतलब थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की यदि बात करें, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत की यदि बात करें, तो इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ, मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड, है ना। इट कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है ना। ना ही मास को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तो ये चीज को दिया था लेवोजियर साहब ने, ठीक है। और यही जो कॉन्सेप्ट थी वो चली आ रही थी। जब आइंस्टाइन साहब आए, जब अपनी उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया और उन्होंने इस बताया कि एनर्जी मास रिलेशन को बताया, जब उन्होंने, तो उन्होंने बताया वहाँ पे कि हम मास को, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी दुनिया में रिवोल्यूशन आया और लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं बातें, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया तो लोगों को पता चला कि ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन साहब की ये जो थ्योरी है, ये बहुत ही यूजफुल रहा, है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ी सी समझिएगा। तो लेवोजियर साहब की थोड़ी सी और बात कर ले, तो इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था, ठीक है ना। ओके, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत को दिया था, और इनको, लेवोजियर साहब को, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके बहुत सारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन्होंने दिया था, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो आप जानते हो इसका आंसर क्या होगा? एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम होगा? एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना। बहुत सारे आपके जनरल कंपटीशन में ये सवाल पूछ चुका है, इसलिए इस चीज़ को बखूबी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इतनी सारी बात यहाँ पे समझ में आई। एक बात और, कि मैं आपसे यदि पूछना चाहूँ कि क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज भी मिला था? ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन क्या नोबेल प्राइज उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया था? यदि ये सवाल आपके सामने आ जाए तो ये आप कभी भी नहीं कहिएगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था। एक्चुअली नोबेल प्राइज जो दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को, वो दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थोड़ी सी हम लोग यहाँ ब्रीफली इसको समझेंगे। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसी भी लाइट को यदि मैं किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाता हूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, एनर्जी का एमिशन होता है, और यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर लाइट को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाऊँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या जो किया था
वो किया था आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने किया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को 1921 में इसी की व्याख्या के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा बात को बखूबी। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किन्होंने किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हेनरिक हर्ट्ज साहब ने किया था, जो कि आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज, वही वो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है ना। जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो हर्ट्ज ये साइंटिस्ट का नाम है। तो हर्ट्ज साहब फ्रीक्वेंसी पर भी अच्छा खासा काम किए थे, है ना, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में वहाँ पे यूनिट का नाम दे दिया गया हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किन्होंने करा था? तो हेनरिक हर्ट्ज साहब। तो आपके सामने सवाल ऐसा भी बन सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किन्होंने किया था? ऑप्शन में आपके सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी रहेंगे, हेनरिक हर्ट्ज साहब भी रहेंगे, मैक्सवेल प्लांक्स भी रहेंगे, है ना, या तो नन ऑफ दीज रहेंगे, ठीक है। तो आप वहां पे समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है ना। और व्याख्या की यदि बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की यदि बात करें तो कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब। नोबेल प्राइज एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को किस पर्पस से दिया गया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए दिया गया था। समझ में आप लोगों को आ गई बात? क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि साइंस का संपूर्ण तैयारी हेतु आज ही डाउनलोड करें स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ी सी समझिएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये सब पॉइंट को भूलिएगा मत, क्योंकि ये सब से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अभी ये आज ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन का क्लास है, ठीक है ना। आगे जब चलेंगे हम लोग तो हर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारी सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी, हमारी कोई प्रकार की डाउट नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हर तरह से हम लोग मेहनत करेंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं ये गारंटी दे देता हूँ कि गारंटी के साथ ये कहना चाहूँगा कि यदि आप स्टडी फॉर गोल्स को फॉलो करेंगे तो साइंस में आपके 20 के 20 क्वेश्चन जो होंगे, मतलब 60 मार्क्स आपका रिजर्व हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, स्टडी फॉर गोल्स को फॉलो करना है, और साइंस का जो जनरल साइंस का जो भी लेक्चर होने वाला है, जो भी पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है आपको, उसको एकदम बखूबी ध्यान से समझना है और पढ़ना है, ठीक है ना। और जो भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम लोगों से, है ना। कोई भी प्रकार का डाउट आप लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको बाकी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ बात आती है हमारी फिजिक्स की। फिजिक्स को हम दो टाइप से डिवाइड कर रखे हैं, है ना। पहला जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलता हूँ क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे को मैं बोलता हूँ मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ तो ऐसा समझ लीजिए 1900 से पहले, मतलब 1900 ईस्वी से पहले की बात हो जाती है लगभग वो। और मॉडर्न फिजिक्स की यदि बात करूँ तो 1900 के बाद की बात हो जाती है, ठीक है ना, मतलब 1900 ईस्वी के बाद की बात हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले क्लासिकल फिजिक्स की यदि बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, परंपरागत भौतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, परंपरागत भौतिकी। मतलब परंपरा से जो चली आ रही है वही सब चीज़ों को पढ़ना है हमको, उसमें कोई प्रकार का अपडेट नज़र नहीं आता। जो परंपरा से चली आ रही है वही सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एक हमारा है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, ठीक है ना। आधुनिक भौतिकी की यदि बात करें तो ये जो है इसमें हर समय कुछ ना कुछ अपडेट होते चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें इसमें आती चली जा रही है, नई चीज़ें जुड़ती चली जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात फिर से आते हैं क्लासिकल फिजिक्स पे। क्लासिकल फिजिक्स की यदि मैं फादर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल बन जाता है ना। इसलिए क्लासिकल फिजिक्स की यदि मैं फादर की बात करूँ तो सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। कौन है? सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। और आप इनका नाम बखूबी बेहतर तरीके से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे मैं
मॉडर्न फिजिक्स की यदि बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं, है ना, मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब। क्या नाम है उनका? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स के फादर, ठीक है ना। तो आपको समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स में जैसे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैकेनिक्स की, ठीक है ना, ये क्लासिकल फिजिक्स में आता है, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में क्या एक्चुअली हम लोग स्टडी करते हैं, तो नॉलेज ऑफ मोशन, मतलब गति को अध्ययन करते हैं, गति के बारे में अध्ययन करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन की कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जैसे कि स्पीड हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। ये सारी चीज़ों की कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और समझेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, और न्यूमेरिकल भी जो पूछा जाता है आपके जनरल कंपटीशन में उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हर एक चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और बखूबी क्लियर होती चली जाएगी हर चीज़ आपके लिए, ठीक है ना। जैसे कि और बात कर लूँ तो ऑप्टिक्स की बात कर लूँ, जैसे प्रकाशिकीय विज्ञान की बात करूँ तो ये भी क्लासिकल फिजिक्स में ही आता है। इसमें जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ऑप्टिक्स को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, है ना। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स के तहत ये बोला गया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वेव ऑप्टिक्स के तहत ये बोला गया था कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये सारी चीज़ें ये ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि रे ऑप्टिक्स में जो बातें हैं वो क्या मैं बता रहा हूँ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये आप लोग बहुत कोई जानते होंगे कि न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 3 कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, और 3 कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने दिखाया था करके 3 कार्डबोर्ड को एक पिन होल किया तीनों कार्डबोर्ड में, और तीनों कार्डबोर्ड को सामने, उसकी पिन होल को एकदम सामने रखा और इधर से लाइट को दिया, तो लाइट तीनों में पार होते हुए आगे निकल गई। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए बताया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर हाइजन साहब, एक साइंटिस्ट हाइजन साहब थे, हाइजन साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि लाइट जो है ना वो वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कसमकस चलने लगी कि लाइट क्या, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये जब इस पर जब स्टडी चली तो पता चला कि दोनों बात सही है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझें कि एक ऐसा ले लीजिए, किसी इंसान के बारे में ले लीजिए, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ, है ना, ऐसा भी होता है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी उसमें होते हैं उसके, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो मान लीजिए एक राम और एक श्याम है, और एक बंदा कोई है जो कि मोहन है। तो राम ने जब मोहन को देखा तो मोहन अच्छा बंदा लगा उसको, है ना। मोहन हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया, अच्छा बंदा लगा, कोई प्रकार की दिक्कत उसको नहीं लगा। और जब श्याम ने मोहन को देखा तो कुछ मिस्टेक्स के कारण से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से क्या हुई कि वहाँ पे श्याम को कुछ मोहन अच्छा नहीं लगा। तो दोनों ने एक ही बंदे को स्टडी करा, और दोनों से जब पूछा गया कि मोहन कैसा है, तो राम ने बोला अच्छा है, श्याम ने बोला अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो बातें हुई, तो मैं किसकी बात को सही मानूं, यहाँ पे हमारे सामने सवाल आएगी, मैं किसकी बात को सही मानूं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे सामने आएगी कि दोनों की बात सही होगी, कि हो सकता है कुछ श्याम ने मोहन की नेगेटिव पॉइंट्स देखे होंगे और राम ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखे होंगे। इसके कारण से राम पॉजिटिव बात कर रहा है, श्याम नेगेटिव बात कर रहा है, लेकिन दोनों की बात तो सही है, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसा। इसी तरह से यहाँ पे लाइट के कंडीशन में भी जब दो साइंटिस्ट ने दो तरीके से देखा, तो दोनों तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, और दोनों की बात सही निकली, ठीक है ना, दोनों की बात सही निकली। जैसे कि हम लोग लाइट में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है ना, और रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ठीक है ना। फिर
और भी चीज़ों को पढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। तो बहुत सारे थ्योरी को रे ऑप्टिक्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट को रे ऑप्टिक्स के थ्रू से एक्सप्लेन कर लिया गया, लेकिन इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को रे ऑप्टिक्स के तहत एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। पोलराइजेशन ऑफ लाइट को रे ऑप्टिक्स के तहत एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो यहाँ पे बात हो गई कि कैसे, तो यहाँ पे दोनों थ्योरी जो हुई, रे की और वेव की, दोनों ही सही हुई अपने अपने जगह पर। अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ठीक है ना, कहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, कहाँ तक वेव ऑप्टिक्स वैलिड है। इसकी पूरी डीप कॉन्सेप्ट है और उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो उसकी बात, वो थोड़ी डीप कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में वो सब चीज़ें एक्चुअली नहीं पूछने वाला है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आई होगी। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ तो ये भी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। जैसे चार्ज के बारे में यदि अपन बात करते हैं, तो चार्ज के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो चार्ज कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हम लोग परंपरा से पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस तो हुए नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस यदि होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, और लाइक चार्जेस होते हैं तो क्या होते हैं, रिपल्सन होता है इसमें। मतलब कि यदि अनलाइक चार्जेज होंगे, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होता है, ठीक है ना, रिपल्सन होता है। समझ रहे हो। इसके एग्जाम्पल के तहत इसको देखें तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल लिए जाते हैं अक्सर, कि एक लड़का है एक लड़की है तो उन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यदि कोई लड़का लड़का है या लड़की लड़की है तो उसमें क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं। और ख़ास करके यदि लड़कियों के केस में देखा जाए तो ज़्यादा रिपल्सन होती है उन लोगों में, है ना। चलिए बुरा नहीं मानिएगा इस बात को, लेकिन ऐसे जस्ट जो पर्पस मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसलिए इसको बुरा नहीं मानना है, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब होता है तो अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता है तो रिपल्सन होता है। तो चार्ज के बारे में इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जैसे वोल्टेज की बात कर लो, विभवांतर की बात, है ना, तो ये भी हम लोग एक वही चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई प्रकार के बदलाव नहीं हुए, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गए, एनर्जी के बारे में इसके पढ़ते हैं, तो वो भी सब कोई प्रकार के चेंजेस नहीं है। सारी चीज़ को, वही चीज़ों को हम लोग एक्चुअली पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मैग्नेटिज्म में वही चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स की यदि बात कर लूँ तो हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, ये सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सब थ्योरी एक्चुअली जो पहले वाली है वही सारी थ्योरी को पढ़ते आ रहे हैं। उसमें कोई प्रकार का अपडेट अपन को देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। अब अपन लोग आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। किस पे आ जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के, है ना। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की यदि बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, रोबोट्स हो गए, ठीक है ना। तो इसमें दिनों दिन नए नए अपडेट आते जा रहे हैं, नई नई कुछ चीज़ें इसमें आती जा रही है। जैसे कि मैं आपके सामने अभी सबसे पहले मोबाइल को ले लूँ। मोबाइल को इसलिए लूँगा क्योंकि सबके हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल फ़ोन्स होने से आप देख रहे होंगे कि पहले आप लोग नोकिया के कीपैड का फ़ोन यूज करते थे, है ना। छोटे छोटे फ़ोन होते थे, उसमें छोटे गेम होते थे, है ना। वो छोटे वाले गेम खेलते थे, सांप वाले, और वो मुंडी से मुंडी जुड़ते चले जाते थे और सांप लंबा होता चला जाता था। ये गेम आप लोग खेलते थे। लेकिन अभी के टाइम में यदि आप देखें तो मोबाइल से आप फ्री फायर, पबजी, है ना, ऐसे ऐसे गेम, बड़े बड़े गेम खेल ले रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात। तो देख लें दिनों दिन कितनी मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है इसमें। समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये मोबाइल, जैसे कि अभी सेल्फी का दौर है ना। हर कोई सेल्फी लेना पसंद करते हैं अपनी, है ना। तो सेल्फी लेना पसंद करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे मोड बदल बदल के सेल्फी लेते हैं। कभी उसमें क्या करते हैं, सेल्फी में बिल्ली का
शेप का आ जाता है, तो कभी और भी बहुत सारे शेप आ जाते हैं, पीछे मून लग जाता है, माथे पर स्टार लग जाते हैं, ये सब बहुत सारे मोड आ गए आपके, ठीक है ना। तो ये कितनी सारी मतलब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है और ये सब में कुछ ना कुछ हमको बदलाव नज़र आता जा रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट होता जा रहा है ये सब चीज़ों में। जैसे मैं कंप्यूटर की बात कर लूँ, जब शुरुआत में कंप्यूटर आया था तो उसको एक पर्टिकुलर रूम में पूरा एक रूम भर जाता था, कंप्यूटर से ही पूरा रूम भर जाता था, ठीक है ना। और उसके लिए उस रूम का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था, टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं होना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो कंप्यूटर काम करता था। लेकिन अभी आप यदि देखें तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी कंप्यूटर को यूज कर लेते हैं, आप एसी में भी कंप्यूटर को यूज कर लेते हैं। और इसका ये जो कमाल आपको दिख रहा है, ये सेमीकंडक्टर के कारण से कमाल ये दिखता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसको हिंदी में आप लोग अर्धचालक कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको फिजिक्स में समझते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ही समझना पड़ता है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे उतनी गहराई में तो नहीं जाएंगे सेमीकंडक्टर पर हम लोग, लेकिन जितनी ज़रूरत है आपकी उतना मैं उसमें बात करूँगा, उसमें समय आने पर बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये सेमीकंडक्टर का कमाल है कि किसी भी टेम्परेचर पर आज कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन को अपन लोग आसानी से यूज कर पाते हैं अपन लोग, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ तक यदि लैपटॉप और कंप्यूटर की बात करें तो अभी जैसे कि अभी आपकी लैपटॉप में पहले जो आपकी कंप्यूटर आती थी, है ना, और अभी जो आपकी कंप्यूटर आती है, इसमें देखिए पहले i3 प्रोसेसर यूज करते थे, फिर i5 आया, i7 आया, इस तरह से प्रोसेसर में अपडेट होते चले गए। फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट होता चला गया। जैसे पहले हम लोग विंडोज़ 7 यूज करते थे, फिर विंडोज़ 8 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, है ना, अभी 11 आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ अपडेट नज़र आ रहा है ये सब चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एक्चुअल में हमारे देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस हमको दिख रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में अपडेट आते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये हम मॉडर्न, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब यदि यहाँ पे बात कर लें रोबोट की, इसमें हम बात कर लें रोबोट्स की, ठीक है ना। तो रोबोट्स की कंडीशन में थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। रोबोट्स, जो पहला रोबोट्स बना था एक्चुअल में वो 1913 में, उसका नाम था जॉर्ज, ठीक है ना। अब यदि मैं रोबोट्स की बात करूं तो अभी के टाइम पे देखिए कि हर काम मशीन से होने लगा, हर काम आपके मशीन से होने लगे। यदि आपको कभी घूमने का मौका मिले, है ना, तो ज़रूर ये सब जगह पर घूमनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ टाटा स्टील्स, है ना, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा मोटर्स, है ना। तो ये सब जगह पर, जिंदल स्टील, ये सब कहीं पे भी यदि आपको घूमने का मौका मिल जाए तो आप वहाँ पे यदि आप घूमेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लगभग काम जो पहले इंसान लोग करते थे, ह्यूमन करते थे, वो अब काम को सारे के सारे मशीन कर रहे हैं, सारे के सारे मशीन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, एक चिमटा से पकड़ के, चिमटा की तरह गया, पकड़ के उठा के उसमें ला के सेट कर दिया। तो वो एक रोबोटिक सिस्टम ही होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, रोबोटिक सिस्टम ही होता है, ठीक है ना। और भारत में यदि यहाँ पे पूछा जाए कि भारत में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम क्या था, तो उसका नाम जो दिया गया था, उसका नाम दिया गया था ब्रावो। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्या नाम दिया गया था, ब्रावो। और आप लोग अभी फिलहाल में आप लोग सुने होंगे कि एक रोबोट बना था जिसको लड़की का आकार दिया गया था, उस रोबोट को, है ना, जिसका नाम दिया गया था सोफिया, जिसका नाम दिया गया था सोफिया, है ना, लड़की के आकार का, मतलब लड़की की तरह बनाया गया उसको, है ना। तो उसका नाम दिया गया था सोफिया। और सोफिया एक ऐसी रोबोट है जिसको सऊदी अरब ने सिटीजनशिप दिया है, सऊदी अरब ने सिटीजनशिप दिया है, मतलब नागरिकता दिया है। तो मतलब समझ रहे हो कि वो मानव नहीं है, फिर भी सऊदी अरब जैसे देश ने उसको सिटीजनशिप दिया है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। और दूसरी बात आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात, एक देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने पुलिस फोर्स में, है ना, रोबोट को शामिल किया है, जिसका नाम दिया है, रोबोट्स को शामिल किया है, जिसका नाम दिया है उन्होंने रोबोकॉप, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है, रोबोकॉप, क्या दिया है, रोबोकॉप,
ठीक है ना। और यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में इंदौर शहर, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, ठीक है ना। इंदौर शहर ने मतलब कि पुलिस में रोबोट को शामिल किया है ना, पुलिस में रोबोट को शामिल किया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि रोबोट आजकल मतलब टेक्नोलॉजी दिनों दिन कितनी डेवलप होती जा रही है कि रोबोट को पुलिस में शामिल किया जा रहा है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी कितना दिनों दिन डेवलप होता चला जा रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने सोफिया को 2017 में चैंपियंस अवार्ड दिया। गजब की बात है। क्या दिया? चैंपियंस अवार्ड दिया, जो कि पहले ये अवार्ड मतलब चैंपियंस अवार्ड यूएन के द्वारा जो दिया गया, पहला अमानव को दिया गया, मतलब वो मानव नहीं है, अमानव को दिया गया है, ठीक है ना। तो चैंपियंस अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आश्चर्य की बात है ही, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि दिनों दिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? दिनों दिन आपके मोबाइल फ़ोन में जितने नए फ़ोन खरीदोगे उतनी फीचर्स नए नए आते चले जा रहे हैं, है ना। हाँ ना, कहा जाता है ऐसे थोड़ा यदि रुक के खरीदा रहता ना फ़ोन तो थोड़ा और नया फीचर मिल गया रहता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, है ना, रोज़ की रोज़ कभी MI10 आ गया तो कभी 11 आ गया तो कभी iPhone 12 आ गया, iPhone 12 मिनी आ गया, iPhone 13 आ गया। इस तरह से देख रहे हैं दिनों दिन नए नए फ़ोन, मोबाइल्स फ़ोन आते जा रहे हैं। और हर मोबाइल जो नए फ़ोन आ रहे मार्केट में, उसमें एक नया फीचर, दो नया फीचर को ऐड करके उतारा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको मन करता है अरे ये फीचर तो आपको अपन को पुरानी हो गई, अब तो दूसरी फीचर को, जो नई वाली फीचर को यूज करो, 5G आने वाली है उसको यूज करेंगे, अब तो 4G का ज़माना गया, है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दिनों दिन नए नए अपडेट होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरा इसमें एक चैप्टर और पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब इसको थोड़ी ध्यान से हम लोग समझेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को भी ध्यान से समझेंगे। क्या कहते हैं अपन लोग? न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। न्यूक्लियर फिजिक्स की यदि बात करें, ठीक है ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स की यहाँ पे यदि बात करें हम लोग, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। एक होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय विखंडन, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है ना, एटम बम काम करता है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? जैसे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में क्या होता है कि यदि अपन, है ना, न्यूक्लियर फिजन, एक फिजन होता है और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। दो प्रोसेस होते हैं इसमें एक्चुअली। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया नाभिकीय संलयन और न्यूक्लियर फिजन हो गया नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन की यदि बात करूँ, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस की यदि बात करूँ, तो उसमें क्या देखते हैं अपन लोग कि यदि यूरेनियम 235 को अपन न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाते हैं तो वो जो टूटता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। और उससे फिर 3 किससे करवा रहे हैं? न्यूट्रॉन से। किससे? न्यूट्रॉन से। और फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। और वो 3 न्यूट्रॉन फिर जाके 3 यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करता है और इस तरह से यहाँ पे एक चेन रिएक्शन तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यही प्रोसेस होता है, और लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करी जाती है, इस प्रोसेस को कंट्रोल करके करी जाती है और उसके थ्रू से हम क्या करते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार करी जाती है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण से इसका जो न्यूक्लियर का रिएक्शन है ना, ये यूरेनियम का रिएक्शन होता है, टूटता है, फिर इसमें जो इसके कारण से क्या होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर में ये प्रोसेस हो रही होती है तो कुछ वेस्ट मटेरियल इसके निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो एक्चुअली। और वो उसको क्या करते हैं कि हम लोग समंदर में जाके गड्ढे खोद के उसको डाल देते हैं। लेकिन यदि हम सही मायने में देखें तो उस प्रकार से भी हम क्या कर रहे हैं, समंदर को गंदा ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पॉल्यूटेड कर रहे हैं समंदर को, है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही?
अब यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान से समझिएगा बातों को, आपकी क्लियर होती चली जाएगी। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ थोड़ी सी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस नाभिकीय संलयन की यदि बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ी सी बात को समझिएगा। ध्यान से ये समझने वाली बात हमारे सामने है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से, जैसे कि जो अभी जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन एटम बम समझे हम, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो काम करता है, नाभिकीय विखंडन प्रोसेस पे काम करता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन प्रोसेस पे आपका अणु बम जैसे हाइड्रोजन बम आपका काम करता है नाभिकीय संलयन प्रोसेस पे, है ना। और आपको जान के हैरानी ये होगी, ध्यान से समझिए, सन और स्टार्स की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, समझ में आ रही? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, ठीक है ना। फ्यूजन हो गया नाभिकीय विखंडन और फ्यूजन हो गया नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। फ्यूजन फ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को ले लीजिए, जैसे कि ड्यूटेरियम ट्रिटियम के न्यूक्लियस को क्या करवाया जाता है, एक हाई टेम्परेचर पर फ्यूज कराया जाता है, हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करा, ठीक है ना। तो इससे क्या मिलता है अपन को, हीलियम मिलता है और एनर्जी मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी मिलता है ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी मिलता है इस एनर्जी, ये इतना पावरफुल एनर्जी है कि हम लोग सोच नहीं सकते, मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। और यदि इस एनर्जी को अभी तक हम लोग पा नहीं सके हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होती है करीब करीब 10⁷ केल्विन, ठीक है ना। अब इतनी टेम्परेचर हम लोग अर्थ पे दे नहीं पा रहे, तो इस कारण से यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के न्यूक्लियस को फ्यूज करवा नहीं पा रहे। ये एक्चुअली कहाँ पे होता है, सन में होते हैं, स्टार्स में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की टेम्परेचर इतनी लगभग हो ही जाती है, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये प्रोसेस होता है और इसके कारण से वहाँ पे एनर्जी डेवलप होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो इसी के कारण से वहाँ पे सन, और आप जानते हो कि अर्थ के लिए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है, तो सन है हमारा, ठीक है ना। और उसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से मिल रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। थोड़ी ये डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें हालांकि हम लोगों को, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल में इसमें होता क्या है। यदि मैं यही एनर्जी की बात करूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन के से जो एनर्जी मिलेगी, यदि वो एनर्जी अपन पा लेंगे अपन लोग, तो इतनी बड़ी एनर्जी पा लेंगे कि हम लोग, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी पा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और उस एनर्जी को हम लोग हर एक रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। और इस एनर्जी को यदि हम लोग पा लेंगे तो इस एनर्जी से कोई प्रकार का पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है ना। जो अभी कोई भी प्रकार का यदि आप एनर्जी पा रहे हो तो कहीं ना किसी प्रकार से आप पॉल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हो या तो अर्थ को पॉल्यूटेड कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हो। लेकिन ये एनर्जी के थ्रू से हम पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन कोई प्रकार का होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं कि इस एनर्जी को हम लोग पा सके, ठीक है ना। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये एनर्जी हम लोगों के पास, हम लोगों को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इस एनर्जी के थ्रू, इस एनर्जी को यदि अपन लोग पा लेते हैं तो पॉल्यूशन, इसके कारण से पॉल्यूशन नहीं होगा। अब पॉल्यूशन नहीं होगा मतलब पर्यावरण दूषित नहीं होगा, हमारा इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा, तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, है ना। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये एक्चुअली फिजिक्स का ये इंट्रोडक्शन का क्लास था। आप लोगों को यहाँ पे पूरी बातें क्लियर समझ में आई होगी कि यहाँ पे क्या है, ये फिजिक्स क्या होता है ना। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के बारे में मैंने बताया, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज़ कब मिला है, तो 1921 में। ये भी सवाल आपसे बन सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज़ किस ईस्वी में दिया गया था, तो 1921 में नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कौन सा थ्योरी को दिया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में हो सकते हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ऑप्शन में हो सकते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। ऑप्शन में हो सकते हैं थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कौन सी थ्योरी को उन्होंने दिया था एक्चुअली में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है ना।
तो ये चीज़, ये सब बातों को हम लोगों को बखूबी ध्यान रखना है। और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस आपको थोड़ी बहुत तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और जब हम लोग आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें आएंगी जहाँ पे, वहाँ पे और थोड़ी बातें और भी मैं क्लियर करते चला जाऊँगा आपको, ठीक है ना। बखूबी मैंने इसको एक्सप्लेन हालांकि यहाँ पे भी कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को बेहतर समझ में आ गई होगी न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही है। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जोड़ना। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम और जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूज कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपकी कोई भी प्रकार की हमको नहीं लगता है कि डाउट बची होगी। मैंने हर चीज़ को बखूबी एक्सप्लेन किया और आपको कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और यदि आपको कोई प्रकार की इसमें डाउट रह जाती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू से पूछ सकते हो डाउट को। मैं हर डाउट को क्लियर करूंगा, बखूबी क्लियर करूंगा। और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वस्थ रहना तो काफ़ी 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 ज़रूरी है ना। क्योंकि एग्ज़ाम, उसके कारण से एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है यदि आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है तो, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। खुश रहिएगा तो स्पेशली है, ये तो कंफर्म है कि आप पढ़िएगा ही, बढ़िया से मन से पढ़िएगा ही, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और ख़ास करके स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि मेडिटेशन कीजिए, है ना। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी बहुत, तो इसके कारण से मन शांत होता है ना। और फिर शरीर थोड़ा सा एनर्जेटिक रहता है, तो पढ़ने लिखने में, कुछ काम करने में मन लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।